स्टार्ट करें। चलिए, तो लेट अस स्टार्ट। छत्तीसगढ़ में अभी हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें कुछ कुछ बेसिक फैक्ट्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, लगातार रोज देख रहे हैं, ठीक है। कल हम लोग स्टेट ट्री तक पहुंचे थे, हाँ कि ना? चलो, आज सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टेट एम्ब्लेम को। किसको देखते हैं? स्टेट एम्ब्लेम। हमारा राजकीय चिन्ह, स्टेट एम्ब्लेम हमारा राजकीय चिन्ह, ठीक है। सबसे पहले 4 सितंबर 2001, क्या डेट था? 4 सितंबर 2001। इस दिन स्टेट एम्ब्लेम, राजकीय चिन्ह, इसको क्या किया गया? एडॉप्ट किया गया। क्लियर है कि नहीं है? राजकीय चिन्ह को, स्टेट एम्ब्लेम को कब एडॉप्ट किया गया है? तो 4 सितंबर 2001 को एडॉप्ट किया गया है। क्या ये बात समझ में आ गई? अब एक बार हम लोग देखें कि कैसा दिखता है, हाँ कि ना? थोड़ा सा क्लियर इमेज ले लेते हैं, ये ब्लर ब्लर दिख रहा है, ये सही है। ये हमारे स्टेट का क्या है? एम्ब्लेम है, ठीक है। राज्य के जितने भी ऑफिसेस हैं गवर्नमेंट के, इसके अलावा जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन सभी में आपने पक्के से इस चिन्ह को देखा होगा। क्लियर है कि नहीं है? अब ये जो चिन्ह है ना, ये जो एम्ब्लेम है, इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हैं। क्लियर है? वही हमको देखना है, ठीक। जैसे सबसे पहले यहां पर 36 गढ़ हैं, क्लैरिटी 36 फोर्ट्स, क्लैरिटी, हाँ कि ना? कलर क्या है इनका? हरा, ग्रीन, ठीक है। 36 गढ़ और कलर क्या है? हरा। एक बात मैं आपको बताऊं, हमारा जो राज्य है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ नाम है। असल में जब आप कल्चुरी काल की पढ़ाई करोगे ना, व्हेन वी स्टडी अबाउट द कल्चुरी एज एडमिनिस्ट्रेशन, इतिहास में, हिस्ट्री में छत्तीसगढ़ की, तो उस समय हमको पता चलता है कि गढ़ एक प्रशासनिक इकाई हुआ करती थी। गढ़ वॉज बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। जैसे आज बहुत सी प्रशासनिक इकाइयां होती हैं, आपने देखा होगा, जिले हैं, तहसील हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स है ना, डिस्ट्रिक्ट्स, तहसील। वैसे ही उस समय क्या हुआ करते थे? गढ़, ठीक है। और गढ़ों की संख्या उस समय कितनी थी? व्हाट वर द नंबर ऑफ द गढ़s एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? तो देखो, बोलते ये हैं कि 36 थी, इट वॉज 36, बट सच्चाई में ऐसा नहीं है। गढ़ों की संख्या कभी कम हो जाती, कभी ज्यादा हो जाती, बट मैक्सिमम टाइम्स कितनी रहती? 36। समझ में आया? तो इस छत्तीसगढ़ के रीजन में कल्चुरी लोग शासन करते थे, कल्चुरी किंग्स थे। उन लोग की प्रशासनिक इकाई, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, क्या नाम था उसका? गढ़। क्लियर है? तो यहां पे कुल मिला के उस जमाने में कितने गढ़ हुआ करते थे? मैक्सिमम टाइम्स 36 होते थे, हमेशा नहीं, बट मैक्सिमम टाइम्स कितना होते थे? 36 होते थे। क्लियर है? तो हमारे राज्य का नाम क्या है? छत्तीसगढ़।
और इसीलिए 36 ठो गढ़ यहां पर बने हुए हैं हमारे नाम को बताने के लिए। क्लियर है? और ये जो गढ़ है ना, इनका जो कलर है ग्रीन, हरा। देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्या दिखाता है? तो ये हरा रंग हमारे यहां पे फॉरेस्ट रिसोर्सेस को दर्शाता है। आपको याद है हम कल फैक्ट्स पढ़ रहे थे कि हमारे यहां कितना % फॉरेस्ट है, याद है? तो फॉरेस्ट एरिया छत्तीसगढ़ के एरिया का 44.25% था। हाँ कि ना? मोटा मोटा 45% या मोटा मोटा 50%, मतलब आधा छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट है। आधा छत्तीसगढ़ क्या है? फॉरेस्ट एरिया है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट रिसोर्सेस को, वन संसाधनों को दर्शाता है हरा रंग, और छत्तीसगढ़ ये हमारे नाम के ऊपर है। 36 ठो गढ़ बने हुए हैं। 36 ठो क्या बने हैं? गढ़ बने। क्या ये बात समझ में आई? अब इसके बाद अगर आप देखो तो यहां पर धान की बालियां हैं, पैडी स्टड्स। धान की बालियां, पैडी स्टड्स। क्या कलर है? गोल्डन, सुनहरा। गोल्डन कलर है, सुनहरा रंग है। धान की बालियां, पैडी स्टड्स। क्या दर्शाता है? तो ये एक्चुअली दर्शाता है कि यहां पर मुख्य फसल जो है वो क्या है? धान। समझ में आया? तो पैडी इज द मेन क्रॉप। पैडी इज द मेन क्रॉप। तो पैडी इज द मेन क्रॉप और 36 फोर्ट्स। आई होप यहां तक क्लैरिटी है, हाँ कि ना? अब देखिए, रेड कलर से, लाल रंग से क्या है? अशोक स्तंभ। ठीक बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? तो लाल कलर से, रेड कलर से क्या है? अशोक स्तंभ है। एकजुटता और सत्यवादिता, यूनिटी और ट्रुथफुलनेस। समझ में आया? एकजुटता और सत्यवादिता, ट्रूथफुलनेस, यूनिटी, ये दर्शाता है। क्या ये बात समझ में आई, हाँ कि ना? फिर आप देखो तो ये जो सिंबल है ये ऊर्जा का है। किसका है? ऊर्जा। इंग्लिश में इसको थंडरबोल्ट साइन बोलते हैं। थंडर बोल्ट का ये साइन है। क्लियर है? कलर क्या है इसका? नीला, ब्लू कलर है इसका। कौन सा कलर है? नीला, ब्लू कलर। क्लियर है? ये हमारे राज्य में ऊर्जा संसाधनों को दर्शाता है। किसे दर्शाता है? एनर्जी रिसोर्सेस। एनर्जी रिसोर्सेस, ऊर्जा संसाधन। क्लैरिटी? और ये जो 3 वेवी लाइंस हैं, ये 3 कैसी लाइंस हैं? वेवी लाइंस, लहरदार रेखाएं। लहरदार रेखाएं। रंग इनका तिरंगा है। रंग कैसा है? तिरंगा। अब देखिए, ऊपर वाला कैसा है? केसरिया, बीच वाला सफेद, नीचे वाला हरा, सैफरन, व्हाइट एंड ग्रीन। तो ये जो 3 वेवी लाइंस है, लहरदार रेखाएं हैं, ये हमारे राज्य में जल संसाधन को दर्शाती हैं, वाटर रिसोर्सेस को। क्लैरिटी? आई सजेस्ट, ये तो मैंने लिखा है, कौन किसे दर्शा रहा है, कौन किसको सिग्निफाई कर रहा है, इसको आप लिख लो। क्लियर है? तो धान की बाली गोल्डन कलर की क्या दर्शाती है? कि ये कौन सा स्टेट है? विद द पैडी एज द मेन क्रॉप। समझ में आया? धान यहां की मुख्य फसल है। ठीक? लहरदार रेखाएं, वेवी लाइंस, जल संसाधन किसे दर्शाती हैं? वाटर रिसोर्सेस, जल संसाधन। समझ में आया कि नहीं आया? फिर उसके बाद देखिए, यहां पर ये थंडरबोल्ट, ऊर्जा, इसका सिंबल है। क्या कलर है? नीला, ब्लू। ये हमारे राज्य में ऊर्जा संसाधन। कौन सा संसाधन? ऊर्जा संसाधन, एनर्जी रिसोर्सेस।
हाँ कि ना? फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ हरे कलर से, तो हरा कलर किसको दर्शाता है? वन संसाधन, फॉरेस्ट रिसोर्सेस, वन संसाधन, फॉरेस्ट रिसोर्सेस। हाँ कि ना? डन? ठीक बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? और उसके बाद फाइनली लास्ट रेड कलर का अशोक स्तंभ, एकजुटता, सत्यवादिता, ट्रुथफुलनेस, यूनिटी। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ कि ना? डन? ठीक। तो विद दिस ये स्टेट एम्बलम, राजकीय चिन्ह जो है वो क्या हो गया? फिनिश, खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? कैसे क्वेश्चन बनेंगे? तो कोई भी एलिमेंट का कलर या उसका सिग्निफिकेंस, समझ में आया? कोई भी चिन्ह का महत्व पूछेगा या उसका रंग पूछ लेगा। क्लैरिटी हो गया कि नहीं हो गया? ये डन। स्टेट एम्बलम ऑनलाइन वालों समझ में आया कि नहीं आया? बताओ जरा। नेक्स्ट है स्टेट सॉन्ग, राजकीय गीत। क्या है? अर्पा पैरी के धार। समझ में आया? हमारा स्टेट सॉन्ग, राजकीय गीत क्या है? अर्पा पैरी के धार। ठीक है। What is the significance of paddy studs? It actually signifies that paddy is the main crop of our state. समझ में आया? It signifies that paddy is the main crop of our state. धान हमारे राज्य की मुख्य फसल है, ऐसा दर्शाता है कौन सा चिन्ह? धान की बालियों का चिन्ह। ठीक है। ऊर्जा वाला, ये ऊर्जा संसाधनों को दर्शाता है। असल में छत्तीसगढ़, जब मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा ना, तब आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ एक एनर्जी स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आया? हमारा राज्य जीरो पावर कट स्टेट है, मतलब जितने ऊर्जा की हमारी राज्य को जरूरत है, उतने ऊर्जा का उत्पादन हम लोग करते हैं, और ज्यादा ऊर्जा का करते हैं, और बाकी ऊर्जा दूसरे राज्यों क्या करते हैं? देते भी। समझ में आया? तो जो एनर्जी सरप्लस स्टेट है छत्तीसगढ़, कैसा स्टेट है छत्तीसगढ़? एनर्जी सरप्लस स्टेट है, उसे दर्शा रहा है ऊर्जा संसाधनों को। क्लियर है? मुस्कान समझ में आया कि नहीं आया? स्टेट सॉन्ग अर्पा पैरी के धार। ठीक है। कौन कंपोज किए हैं? किनकी रचना है? डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। तो डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, इन्होंने कंपोज किया, इनकी रचना है अर्पा पैरी के धार। क्लैरिटी? अच्छा, इसे हमारा स्टेट सॉन्ग कब डिक्लेयर किया गया, कब घोषित किया गया? तो वर्ष, ईयर 2019। समझ में आया कि नहीं आया? तो 2019 में, 2019 में इसे छत्तीसगढ़ का स्टेट सॉन्ग, राजकीय गीत घोषित किया गया। हाँ कि ना? ठीक है। अच्छा, अब ये जो स्टेट सॉन्ग है,
इसका ड्यूरेशन कितना है, मतलब इसकी अवधि। तो ड्यूरेशन अवधि दो तरीके से है, एक तो विथ म्यूजिक और दूसरा विदाउट म्यूजिक। विथ म्यूजिक मतलब कैसे चलेगा वो, अर पापैरी के धार, फिर फिर गाएंगे, ऐसा समझ में आया कि नहीं आया। और दूसरा है विदाउट म्यूजिक, जैसे हम लोग जन गण मन को गा देते हैं नहीं विदाउट म्यूजिक, वैसा। तो विथ म्यूजिक 6 मिनट्स 36 सेकेंड्स। विथ म्यूजिक इसका ड्यूरेशन अवधि कितनी है, 6 मिनट 36 सेकेंड। बट सरकारी कार्यालयों में, गवर्नमेंट ऑफिसेस में विदाउट म्यूजिक इसको 1 मिनट 15 सेकेंड में गा देंगे। समझे कि नहीं समझे, क्लियर है। तो नॉर्मल ड्यूरेशन विथ म्यूजिक इज 6 मिनट 36 सेकेंड्स, लेकिन सरकारी कार्यालयों में, गवर्नमेंट ऑफिसेस में इसको क्या करेंगे, तो फट से 1 मिनट 15 सेकंड में गा देंगे। क्या ये बात अपने समझ में आ गई, हां कि ना, डन। आगे बताऊं, चलिए अब एक छोटा सा टास्क देता हूं। हां, आप लोग बताओ मेरे को, इसमें कितनी नदियों के नाम आते हैं, रिवर्स, और कितने जिलों के नाम आते हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट्स। तो कितनी नदियां मतलब रिवर्स, और कितने जिले मतलब डिस्ट्रिक्ट्स। आपके पास समय है 3 मिनट्स का। आप चाहो तो मोबाइल से चीटिंग भी कर सकते हो, 3 मिनट मोबाइल से चीटिंग भी किया जा सकता है। अब जब मैं बोल दिया चीटिंग, तो शायद सब मोबाइल निकालेंगे और गाना देखेंगे, बट ठीक है, थोड़ा कोशिश करो, खोजो। ऑनलाइन वालों मेरे को कमेंट करके बताओगे। बताओ बताओ, कितनी नदियां गिन रहे हो लगता है। और कितने डिस्ट्रिक्ट्स, वो नहीं गिन पा रहे हो। हाँ, कितना आया ऑनलाइन बताओ जल्दी, फटाफट फटाफट। कैसे लोग हो यार, ओपन बुक टेस्ट में भी 0 ला रहे हो, चीटिंग करने के लिए बता दिया हूं तो भी। आयुष बताओ, 5 डिस्ट्रिक्ट है, और कितने रिवर्स हैं, कितनी नदियां हैं, रिवर्स 4 हैं। चलो, इसमें तो सब सहमत हैं। अरपा पैरी के धार, हाँ कि ना, ठीक है कि नहीं है। फिर महानदी है अपार, इंद्रावती हा पखारे तोर पैया। समझ रहे हैं, अरपा पैरी महानदी इंद्रावती, अरपा पैरी के धार, महानदी है अपार, इंद्रावती है पखारे तोर पैया। ठीक है कि नहीं है। अब डिस्ट्रिक्ट्स की बात करो, 7। सबसे पहले रायगढ़, रायगढ़ सोहे तोर सुघर मौर मुकुट लिखा होगा, देखो जरा।
लिखा है रायगढ़ सोहे तोर सुघर मौर मुकुट। फिर उसके बाद देखो अगला लिखा होगा सरगुजा और बिलासपुर। है बई हां, हां की ना? क्लियर है कि नहीं है? फिर दिया होगा रायपुर कन्हिया सही, यस और नो? और दुर्ग और बस्तर सोहे पैजनिया, लिखा है कि नहीं? और उसी के जस्ट नीचे लाइन में लिखा होगा नादगांव नवा करधनिया। ठीक है कि नहीं है यार? अब देख लो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए कि नहीं हो गए? तो हमारे स्टेट सॉन्ग में, हमारे राजकीय गीत में कितनी 4 नदियों का उल्लेख है और 7 जिलों का उल्लेख है। देयर इज अ मेंशन ऑफ 4 रिवर्स एंड 7 डिस्ट्रिक्ट्स। 4 रिवर्स नेमली आर अरपा, पैरी, महानदी, इंद्रावती। अरपा, पैरी, महानदी, इंद्रावती। And districts namely are Raigad, Sarguja, Bilaspur, Raipur, Durg, Bastar and Nandgaon. तो 4 नदियों के नाम क्या है? अरपा, पैरी, महानदी, इंद्रावती। 7 जिलों का नाम क्या है? तो रायगढ़ है, सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, बस्तर और नांदगांव। क्या ये कहानी आपको समझ में आई? कोई दिक्कत है क्या? ठीक, चलिए। अभी तक इसमें से क्वेश्चन नहीं आया है, बट एवरी चांस कि इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, ठीक, चलो अब एक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाला टॉपिक पे पढ़ते हैं अपन। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग वाला टॉपिक क्या है? तो छत्तीसगढ़ में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। ठीक है, छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक इकाइयां। क्लैरिटी? एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, प्रशासनिक इकाइयां। ठीक, हां कि ना? अब ना मैं एक एग्जांपल देता हूं, सुनना। इस पर्टिकुलर बिल्डिंग की बात करते हैं। इस पूरी बिल्डिंग को आपने देखा है? हां कि ना? बहुत बड़ी बिल्डिंग है ये। ठीक है, अब मेरे को इस बिल्डिंग में पेंटिंग करवाना है। क्या करवाना है? पेंटिंग करवाना है। तो मेरे पास एक ऑप्शन क्या है? कोई एक आदमी पकड़ूं और बोलूं कि पूरी बिल्डिंग को क्या कर, पेंट कर। हां कि ना? अगर ऐसा करूं तो हो सकता है 1 महीना लग जाए। हां कि ना? तो उससे बेटर क्या है, मैं इस बिल्डिंग को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दूं और हर टुकड़े के लिए अलग अलग एक पेंटर रख दूं कि सामने की तरफ में एक पेंटर रहेगा, तू पेंटिंग करना, बीच के 2 हिस्से करके यहां 2 जन पेंटिंग करना, और पीछे का एक हिस्सा करके पीछे पेंटिंग करना। क्या ये बात समझ में आई? हां कि ना? तो बड़ी यूनिट को, बड़ी इकाई को छोटे हिस्सों में जब हम बांट देते हैं तो काम करना आसान हो जाता है। ठीक है कि नहीं है? इसी दृष्टिकोण से, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को क्या किया जाता है? बनाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए लेट अस से ये अपना छत्तीसगढ़ है, ये अपना क्या है? छत्तीसगढ़। ठीक है, पहले हम मानते हैं कि कोई यूनिट नहीं है। अब पूरे छत्तीसगढ़ में मेरे को एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन चलाना है। क्लियर है? छत्तीसगढ़ बहुत बड़ा है। एरिया कितना है? 135,192 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो इतने बड़े में एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए क्या होगा? बहुत दिक्कत आएगी। तो क्यों ना हम लोग क्या करें,
इस छत्तीसगढ़ को छोटे टुकड़ों में बांट दें। हाँ कि ना? यही जो टुकड़े होते हैं ना बेटा, यही कहलाते हैं छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। समझ में आया? तो ध्यान रखना, प्रशासन के संचालन के लिए छोटी छोटी इकाइयां बनाई जाती हैं जिन्हें प्रशासनिक इकाइयां कहते हैं। समझ में आया? एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए छोटे छोटे यूनिट्स बनाए जाते हैं, उसी को बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। क्या ये बात समझ में आई? एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को चलाना है तो उसके लिए छोटे टुकड़े चाहिए, यूनिट चाहिए। उन्हीं छोटे टुकड़ों या यूनिट्स को क्या बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। क्या ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब एक चीज को समझना, क्या गवर्नमेंट के हर एक डिपार्टमेंट के लिए सेम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होता है? क्वेश्चन आएगा ना मन में, भाई गवर्नमेंट के पास तो बहुत से डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज है, पुलिस है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, हाँ कि ना? तो क्या सबके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट सेम होती है? बिल्कुल नहीं। हर विभाग, हर डिपार्टमेंट फ्री है अपने हिसाब से अपनी यूनिट्स बनाने के लिए। हर विभाग, हर डिपार्टमेंट फ्री है अपने हिसाब से क्या करने के लिए? अपनी यूनिट्स को बनाने के लिए। क्लैरिटी? जैसे पुलिस विभाग, पुलिस डिपार्टमेंट, वहां पर आप देखना संभाग या डिवीजन जैसा कुछ नहीं होता, वहां पर सीधा रेंज होता है। क्या होता है? रेंज। क्लियर है? वन विभाग देखोगे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, तो उसमें जिला, डिस्ट्रिक्ट जैसा कुछ नहीं होता, उसमें क्या होता है? वन मंडल, फॉरेस्ट डिवीजन। समझ में आया कि नहीं आया? अब अगला क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए, मतलब हर विभाग का अलग अलग पढ़ना है? बिल्कुल नहीं। सिर्फ एक डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हमारे काम का है, वो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का। कौन से डिपार्टमेंट का? रेवेन्यू, राजस्व विभाग। क्लैरिटी? चलिए, राजस्व विभाग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सबसे बड़ी इकाई होती है, सबसे बड़ा यूनिट होता है संभाग या डिवीजन। क्लियर है? वो पहले दिन हम लोग मैप बनाए थे, याद है? सरगुजा डिवीजन, बिलासपुर डिवीजन, रायपुर डिवीजन, दुर्ग डिवीजन, बस्तर डिवीजन, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसे हमारे पास कुल मिला के कितने संभाग, कितने डिवीजन? 5। अब डिवीजन अपने आप में बहुत बड़ा होता है। सरगुजा डिवीजन में 6 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, याद है कि नहीं? मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, फिर कोरिया, फिर सूरजपुर, फिर बलरामपुर, सरगुजा, जशपुर, हाँ कि ना? तो राजस्व विभाग में, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में सबसे बड़ी जो प्रशासनिक इकाई है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, उसका नाम संभाग है, डिवीजन है। ऐसे कितने संभाग हैं? 5। क्या ये बात समझ में आई? अब इस संभाग से छोटी, क्योंकि ये तो अपने आप में बहुत बड़ी है, तो इससे और छोटी प्रशासनिक इकाई है, इसको बोलते हैं जिला। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट। क्लैरिटी? तो संभाग से छोटी प्रशासनिक इकाई, डिवीजन से छोटी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट डिस्ट्रिक्ट या जिला कहलाती है। क्लियर है? ऐसे कितने डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे यहां? 33। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 33। 33 जिले हैं भाई हमारे यहां। कितने जिले? 33। क्लियर है? तो 5 संभाग है, 33 डिस्ट्रिक्ट। से छोटा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट से छोटा प्रशासनिक इकाई। हम इकाइयों को और छोटा छोटा क्यों कर रहे हैं पता है? ताकि लोगों को आसानी हो और काम आसानी से चल सके। समझ में आया कि नहीं आया? डिस्ट्रिक्ट से छोटा प्रशासनिक इकाई, डिस्ट्रिक्ट से छोटी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट क्या है? ऑनलाइन वालों, आपको पता है तो मेरे को कमेंट करके बताओ, और आप लोग को भी पता है तो आप लोग मुझे बताओ।
बताऊंगा तो हाँ करने लगोगे। तहसील नहीं है, ब्लॉक भी नहीं है। ये अच्छा, ऑनलाइन भी सेम तुम्हारे जैसे आया, तहसील ब्लॉक नहीं, दोनों नहीं है। है अनुविभाग। क्या है? अनुविभाग, सब डिविजन। ऐसे कितने सब डिविजन हैं? 122 अनुविभाग सब डिविजन। क्लियर है? अनुविभाग सब डिविजन से छोटी इकाई होती है तहसील। क्या होती है? तहसील। कितने तहसील है? 251। तहसीलों की संख्या, नंबर ऑफ तहसील्स 251, 251। तो 5 संभाग, 33 जिले, 122 अनुविभाग, 251, 251 तहसील। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ कि ना? फाइनली लास्ट, ग्राम एवं नगर। विलेजेस एंड टाउन्स। ग्रामों की संख्या हमारे पास है 20,126। क्लियर है? 20,126। ये हमको पता चलता है किससे? सेंसस 2011 से। सेंसस 2011 से हमको ग्रामों की संख्या, नंबर ऑफ विलेजेस पता चल जाती है। 4 साल पहले पीएससी प्रीलिम्स में पूछा था कि छत्तीसगढ़ में ग्रामों की संख्या कितनी है। आंसर लिया था कितना? 20126, 20,126। क्या ये बात समझ में आई? हाँ कि ना? आयुष बेटा समझ में आया? अब इनमें ऑफिसर्स देखें। संभाग के लिए जो अधिकारी है वो है संभागीय आयुक्त। ठीक है? डिविजनल कमिश्नर। क्लैरिटी? तो संभाग के लिए जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो होता है कौन? संभागीय आयुक्त, डिविजनल कमिश्नर। ये सीनियर आईएएस ऑफिसर होता है। कौन होता है? सीनियर आईएएस ऑफिसर। क्या ये बात समझ में आ गई? जिले के लिए कौन होता है? कलेक्टर। कलेक्टर। जिले के लिए कौन है? कलेक्टर। ठीक। अनुविभाग, इसके लिए है अनुविभागीय दंडाधिकारी, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट। अनुविभाग के लिए कौन है? अनुविभागीय दंडाधिकारी, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, जिसको आप लोग एसडीएम भी बोलते हो। क्या बोलते हो आप लोग? एसडीएम, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, एसडीएम। क्या ये बात समझ में आई? आप लोग पीएससी में अगर डिप्टी कलेक्टर सिलेक्ट हुए ना तो प्रमोट होकर एसडीएम बनोगे। प्रमोट होकर कहां आओगे? एसडीएम। क्लियर है ये? फिर तहसील। तहसील के लिए होता है तहसीलदार। तहसील के लिए कौन होता है? तहसीलदार। एक पोस्ट होता है नायब तहसीलदार, जिसके लिए डायरेक्ट एग्जामिनेशन होता है। स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन में ही नायब तहसीलदार का भी पोस्ट मिलता है। तो नायब तहसीलदार में सिलेक्ट हुए ना तो 5 इयर्स के बाद बनोगे तहसीलदार। क्या बनोगे? तहसीलदार। क्या ये बात समझ में आ गई?
हाँ कि ना? तो संभाग के लिए संभागीय आयुक्त है, डिविजनल कमिश्नर है, जिले के लिए कलेक्टर है, अनुविभाग सब डिविजन के लिए कौन है? अनुविभागीय दंडाधिकारी, एसडीएम सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, और तहसील के लिए कौन है? तहसीलदार। तहसील के लिए कौन है? तहसीलदार। आई होप यहां तक हो गया। हाँ कि ना? डन। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। हम लोग लोकल सेल्फ गवर्नेंस देखते हैं, उसमें आपको पता चलेगा ग्राम और शहर के लिए कौन होते हैं। ठीक है? लोकल सेल्फ गवर्नेंस, स्थानीय स्व शासन। क्लियर है? हम लोग क्या देख रहे हैं? लोकल सेल्फ गवर्नेंस, स्थानीय स्वशासन। क्लैरिटी? हाँ कि ना? लोकल सेल्फ गवर्नेंस, स्थानीय स्वशासन हमारे यहां छत्तीसगढ़ में दो स्तरों पर चलता है। पहला ग्रामीण है। पहला क्या है? ग्रामीण, रूरल। क्लैरिटी? डन। फिर उसके बाद है नगरीय या अर्बन। ठीक है? ग्रामीण, रूरल, नगरीय, अर्बन। ठीक है? अच्छा, एक चीज मैं यहां पर ऐड करना चाहता हूं, जस्ट फॉर योर क्लैरिटी। क्या तहसील और ग्राम नगरों के बीच में और इकाइयां होती हैं? बिल्कुल होती हैं, उप तहसील होते हैं। हाँ कि ना? बट हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का नहीं है, इसलिए तहसील के बाद सीधा ग्राम या नगर बताया। क्लियर है? ग्राम और नगर में राजस्व प्रशासन का कोई अधिकारी रहता है? तो देखो, सीधा ग्राम स्तर या नगर स्तर पर कहोगे नहीं रहता है। तो ग्राम और नगर स्तर पर हमारे यहां पर क्या है? लोकल सेल्फ गवर्नेंस है, स्थानीय स्वशासन है। गांव में राजस्व विभाग का कौन अधिकारी है? तो आप कहोगे सर पटवारी है। तो मैं कहूंगा बेटा पटवारी गांव के लिए नहीं रहता है, पटवारी तो शहर में भी रहता है। तो असल में पटवारी नाम का जो अधिकारी है ना, सुने कभी नाम? पटवारी ग्राम नगर के लिए नहीं होता, पटवारी होता है एक हल्का के लिए। किसके लिए? हल्का। हल्का क्या होता है? हल्का इज अ पैच ऑफ लैंड, बड़ा सा एक भूमि है, उसको बोलते हैं हल्का। अब लेटस से इतना बड़ा हमारा रायपुर शहर है, अगर ये रायपुर 4 हल्का में डिवाइडेड है, तो 4 हल्का कितने पटवारी होंगे? 4 पटवारी। समझ में आया कि नहीं आया? तो शहर भी हल्का में डिवाइडेड होता है, गांव भी हल्का में डिवाइडेड होता है। इसलिए पटवारी आपको गांव भी दिखेगा और पटवारी आपको शहर में भी दिखेगा। आप शहर में अभी जमीन खरीदो या बेचो ना, आपका काम पटवारी से पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस ग्राम और नगर स्तर पे, मतलब पर्टिकुलर विलेज में और पर्टिकुलर सिटी में, राजस्व विभाग का कोई अधिकारी नहीं होता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर नहीं होता है। समझ में आया? इसके बाद तहसीलदार के बाद नीचे आओगे ना, तो आपको मिल जाएंगे नायब तहसीलदार। नायब तहसीलदार के बाद मिल जाएंगे आरआई, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, और रेवेन्यू इंस्पेक्टर के बाद आपको कौन मिल जाने वाले हैं? पटवारी। क्लैरिटी? बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए तहसीलदार तक जानना नेसेसरी है, तहसीलदार तक जानना नेसेसरी है। मुस्कान पूछ रही, इज पटवारी एन अकाउंटेंट? नो मुस्कान, पटवारी इज नॉट एन अकाउंटेंट। जब आप अकाउंटेंट कहते हैं ना, तो अकाउंटेंट का मतलब एक ऐसा पर्सन जो अकाउंट में क्रेडिट और डेबिट एंट्रीज को मेंटेन करता है, वो अकाउंटेंट कहलाता है। हाँ कि ना? पटवारी का क्या काम रहता है? उसका पूरा काम लैंड रिलेटेड रहता है, भूमि का
नक्शा बनाना, नजरी, क्लियर है। इसके अलावा किसी को भूमि बेचनी है तो नक्शा काटना, समझ में आया। किसी को घर में जमीन का गांव में शहर में सीमांकन कराना है तो आरआई के साथ जाना। मतलब ऐसा कह लो कि अपने हलका में जो भी भूमि है, अगर उसका ट्रांजैक्शन हो रहा है, उस भूमि का जो नक्शा है, उन सब चीजों के लिए जिम्मेदार एक पर्सन होता है, उसका नाम है पटवारी। समझ में आया। तो उस हलका में पटवारी के ना चाहने पर कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब जो भी होगा पटवारी के अकॉर्डिंग होता है। आप सोचोगे पटवारी को बाईपास करके कर दूं करके, तो इट इज इम्पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उस हलका में भूमि का जो भी काम है, इट विल बी डन वाया पटवारी ओनली। समझ में आया मुस्कान? बताओ आप लोग को नहीं आ रहा है कुछ डाउट? हमको क्या करना सर डाउट वाउट से। ठीक है, चलिए। तो हमारे यहां स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नेंस जो है वो दो लेवल्स पर है। एक है ग्रामीण रूरल, दूसरा क्या है? नगरीय अर्बन। ग्रामीण स्तर पे क्या होता है? ग्रामीण या रूरल स्तर पे एक है जिला पंचायत, क्लैरिटी। फिर उसके बाद होता है जनपद पंचायत, और उसके बाद ग्राम पंचायत। जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत। क्लैरिटी। जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत। जनपद पंचायत को ही ब्लॉक पंचायत भी बोला गया है। जनपद पंचायत को और क्या बोला गया है? ब्लॉक पंचायत। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ कि ना? जिला पंचायत, हर एक जिले में एक जिला पंचायत होगा। हर एक जिले में क्या होगा? एक जिला पंचायत होगा, और उस जिला पंचायत का नाम उस डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स पर होगा। लाइक रायपुर डिस्ट्रिक्ट में कितना जिला पंचायत? एक। बट उसका नाम क्या रहेगा? हेडक्वार्टर्स पे। तो हेडक्वार्टर्स क्या है? रायपुर, तो रायपुर जिला पंचायत ही नाम होगा। समझ गए? आप उसे अभनपुर जिला पंचायत नहीं बोल सकते। क्या बोला मैंने? मैंने ये बोला कि हर जिले में एक पंचायत, हर जिले में एक पंचायत, और नाम भी उस डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स पे। जिला पंचायत को इंग्लिश में भी जिला पंचायत बोला गया है। समझ में आया कि नहीं आया? डिस्ट्रिक्ट पंचायत नहीं करेंगे। डन। अब थोड़ा सा ना सुनना। अब ना जो राज्यपाल होते हैं ना, गवर्नर, उनको शक्ति दी गई, उनको पावर दिया गया कि आप क्या करो, कोई भी एक जिला है ना, कोई भी एक जिला है, उसे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो, छोटे टुकड़ों में तोड़ दो, और हर एक टुकड़े के लिए क्या होगा? एक जनपद पंचायत। समझ गए? तो शक्ति दी गई किसे? गवर्नर को, कि आप क्या करिए, एक जिले को छोटे ब्लॉक में, छोटे टुकड़ों में तोड़ो, और हर एक टुकड़े के लिए एक जनपद पंचायत होगी। तो ऐसे टुकड़ों में तोड़ तोड़ के हमारे यहां 146 जनपद पंचायत या ब्लॉक पंचायत बनाए गए। क्या यह बात समझ में आ गई? हाँ कि ना?
नेक्स्ट, फिर पावर शक्ति दी गई गवर्नर को कि आप क्या करिए, किसी एक गांव को या गांव के समूह को, किसी एक विलेज को या ग्रुप ऑफ विलेजेस को आप बोलो ग्राम। क्या बोलो? ग्राम। और जिसको ग्राम बोलोगे ना उसके लिए पंचायत बनाएंगे, ग्राम पंचायत। समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोले? कोई भी एक गांव या ग्रुप ऑफ गांव, समझ गए? जैसे एग्जाम्पल के लिए ये समता कॉलोनी एक गांव है मान लेते हैं, ये डूंगाजी कॉलोनी एक गांव है, डीडीयू एक गांव है, डंगनिया एक गांव है। कुल कितना गांव हुआ? 4। तो अगर गवर्नर चारों को मिलाकर एक ग्राम घोषित कर दे तो उस एक ग्राम मतलब चारों गांव मिला के उसके लिए क्या होगा? एक ग्राम पंचायत। समझे? तो जितने गांव को मिलाकर ग्राम बोलेगा उस पूरे रीजन के लिए सिर्फ एक ग्राम पंचायत होगा। डन। लेकिन अगर गवर्नर समता कॉलोनी को अगर अलग ग्राम घोषित करे, डंगनिया को अलग ग्राम घोषित करे, डूंगाजी कॉलोनी को अलग ग्राम घोषित करे और डीडीयू को अलग ग्राम घोषित करे, तो हर ग्राम के लिए क्या होगा? अलग ग्राम पंचायत। मतलब वो जिसको ग्राम बोल दे उसके लिए एक ग्राम पंचायत होगी, जिसको ग्राम बोल दे उसके लिए क्या होगी? एक ग्राम पंचायत। क्या ये बात समझ में आ गई? तो अगर 3 गांव को मिलाकर बोले ग्राम तो 3 को मिलाकर एक ग्राम, तो एक ग्राम पंचायत। अगर तीनों को अलग अलग ग्राम बोले तो कुल कितना ग्राम हुआ? 3 ग्राम, 3 ग्राम पंचायत। समझ में आया? ऐसे हमारे यहां 11,672 ग्राम पंचायत है। कितने ग्राम पंचायत हैं? 11,672। 11,672, 11,672। लिसन मुस्कान वंस अगेन। लेट अस से हमारे पास 4 कॉलोनी है। एक है समता कॉलोनी, फिर एक है डूंगाजी कॉलोनी, फिर उसके बाद है डीडीयू नगर, ठीक है, और उसके बाद डंगनिया। क्लैरिटी? तो एक समता कॉलोनी, एक डीडीयू नगर, एक डूंगाजी कॉलोनी और एक डंगनिया। हमारे यहां ये 4 गांव है, ठीक है। ये क्या है? 4 गांव। अब गवर्नर ने क्या किया? इन चारों को मिलाकर बोल दिया कि ये चारों मिलाकर क्या है? 1 ग्राम है, 1 ग्राम। क्लियर है? तो चारों के लिए कंबाइंड सिर्फ 1 ग्राम पंचायत होगी। ओनली 1 ग्राम पंचायत। समझ गए? अगर चारों को मिला के 1 ग्राम बोल दिया तो चारों को मिलाकर क्या होगी? 1 ग्राम पंचायत होगी। क्लैरिटी? अगर हर गांव को उन्होंने इंडिविजुअल ग्राम घोषित कर दिया, मतलब पहले कंडीशन में समता कॉलोनी, डीडीयू, डूंगाजी, डंगनिया चारों को मिलाकर बोले थे कि 1 ग्राम है, तो चारों के लिए कुल मिलाकर सिर्फ 1 ग्राम पंचायत थी। समझ गए कि नहीं समझ गए? मान लो इन 4 गांव को सेपरेट सेपरेट अलग अलग बोल दें कि समता कॉलोनी भी 1 ग्राम है, डीडीयू भी 1 ग्राम है, डूंगाजी भी 1 ग्राम है और डंगनिया भी 1 ग्राम है। तो उस कंडीशन में समता के लिए 1 ग्राम पंचायत होगी, डीडीयू के लिए दूसरी ग्राम पंचायत होगी,
डूंगा जी के लिए तीसरी ग्राम पंचायत और डंगनिया के लिए चौथी या फोर्थ ग्राम पंचायत। समझ में आया? तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन गवर्नर, जिनको ये शक्ति दी गई है, बट वो अपने हिसाब से पावर्स को एक्सरसाइज नहीं करते और स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से ही एक्सरसाइज करते हैं। क्लियर है? इज इट क्लियर नाउ? इज इट क्लियर नाउ? चलिए अब आप ध्यान से देखो ना, हमारे यहां टोटल नंबर ऑफ विलेजेस कितने थे? 20126, 20,126, हाँ की ना? बट ग्राम पंचायत कितने हैं? 11,672। तो ग्राम ज्यादा है, ग्राम पंचायत कम है, हाँ की ना? ठीक, चलो आज यही पढ़ते हैं अपन। अब क्या होगा, इस पूरे ग्राम पंचायत से एक सरपंच चुना जाएगा। समझ में आया? तो मान लो चारों को मिला के एक ग्राम बोला है ना, और उस ग्राम के लिए क्या होगी? एक ग्राम पंचायत। अब इस पूरे ग्राम पंचायत में एक ही सरपंच का पद होगा और उस पद के लिए क्या होगा? इलेक्शन होगा। समझ में आया? तो उस इलेक्शन में लोग खड़े होंगे, जो जीतेगा वो सरपंच बनेगा। अब वो बेसिकली कैसे चलता है? इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दी रोस्टर ऑफ रिजर्वेशन, किस प्रकार से आरक्षण है। मान लीजिए यहां पर महिला आरक्षण है, समझ में आया? तो आप दोनों खड़े हो गए, तो जो जीता वो क्या है? सरपंच। अनारक्षित है, कोई भी खड़ा हो जाए। एससी महिला है तो सिर्फ एससी वर्ग की महिला खड़ी होगी, तो वो तो क्या होता है? आरक्षण के रोस्टर के ऊपर रहता है, रिजर्वेशन रोस्टर के ऊपर। ठीक है? तो एक पूरे ग्राम पंचायत से एक सरपंच होता है। ठीक है? इसको और अच्छे से देखेंगे, डिटेल में देखेंगे, अच्छे से तो अभी भी देख रहे हैं, डिटेल में देखेंगे और ज्यादा जब हम लोग क्या पढ़ेंगे? लोकल सेल्फ गवर्नेंस। अभी तो सिर्फ उनके नंबर्स पढ़ रहे हैं, अभी तो इनके क्लॉजेस भी पढ़ना है डिटेल में। ठीक है? नेक्स्ट है नगरीय या अर्बन। ये थोड़ा सा इजी है समझने में। ये कैसा है? थोड़ा सा इजी। अर्बन ये भी 3 लेवल में है। एक है नगर निगम, एक क्या है? नगर निगम, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। क्लियर है? नगर निगम, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। कहां पर नगर निगम बनाया जाता है? तो ध्यान रखना, ये बनते हैं बृहत्तर नगरीय क्षेत्रों में, मतलब लार्जर अर्बन एरियाज, जहां पर पॉपुलेशन जनरली 1 लाख प्लस हो। समझ में आया? हाँ कि ना? टोटल नंबर ऑफ ग्राम पंचायत 11672, 11,672 ग्राम पंचायतों में चुनाव हुआ है अभी, 11672। ठीक है? नगर निगम, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, बृहत्तर नगरीय क्षेत्रों में, लार्जर अर्बन एरियाज में, जहां पर पॉपुलेशन होती है 1 लाख प्लस। समझ गए? 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले बृहत्तर नगरीय क्षेत्रों में नगर निगम का गठन किया जाता है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इज फॉर्म्ड इन लार्जर अर्बन एरियाज विद पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख प्लस। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे कितने नगर निगम है हमारे यहां? 14, 14। कितने नगर निगम है? 14। अब दिमाग में आएगा कौन कौन सा 14? तो टेंशन मत लो, हम लोग डिस्ट्रिक्ट्स पढ़ना चालू करेंगे कब से? मंडे से। तो मंडे से जब जिले पढ़ेंगे ना, डिस्ट्रिक्ट्स पढ़ेंगे,
तब आपको मैं बताऊंगा। ये क्लियर है ये बात, हाँ कि ना? डन। उसके बाद नगर पालिका, म्युनिसिपल काउंसिल, नगर पालिका, पूरा इसको बोलते हैं नगर पालिका परिषद, इसको बोलते हैं नगर पालिका परिषद। और सुनो इधर पे कंफ्यूजन होगा, सुन लो, इसको बोलते हैं नगर पालिक निगम, इसको क्या बोलते हैं? नगर पालिक निगम, और इसको बोलते हैं नगर पालिका परिषद। क्या ये बात समझ में आ गई? तो नगर पालिका, म्युनिसिपल काउंसिल कहां बनता है? तो ये बनता है लघुत्तर नगरीय क्षेत्रों में, मतलब स्मॉलर अर्बन एरियाज में, जहां पर पॉपुलेशन होती है लगभग 20,000 से 1 लाख। समझ में आया कि नहीं आया? तो 20,000 से 1 लाख की जनसंख्या वाले लघुत्तर नगरीय क्षेत्रों में, स्मॉलर अर्बन एरियाज में बनाया जाता है नगर पालिका, म्युनिसिपल काउंसिल। कितने हैं? 54। कितने हैं छत्तीसगढ़ में? 54। क्लैरिटी, हाँ कि ना? मुस्कान, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? आपने हैंड रेज बटन दबाया है, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? आई एम कैंसलिंग योर रिक्वेस्ट, ठीक है? आपने वो गलती से हैंड रेज बटन दबा दिया है, पंजा छाप वाला। हाँ ठीक है, वो पंजा छाप जब कोई दबा, बैटरी खत्म हो गई थी। एम आई ऑडिबल नाउ? एम आई ऑडिबल? बैटरी खत्म हो गई थी तो आई हैव चेंज द बैटरी। चलो ठीक है। हाँ, नगर पंचायत, नगर पंचायत मैं बता रहा था, इंग्लिश में इसको नगर पंचायत ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नगर पंचायत। तो नगर पंचायत, इसका गठन, इसका एस्टैब्लिशमेंट या फॉर्मेशन कहां किया जाता है? संक्रमणशील क्षेत्रों में, ट्रांजिशनल एरियाज। तो संक्रमणशील क्षेत्र या ट्रांजिशनल एरियाज क्या होते हैं? ऐसे एरियाज जहां पर एक बदलाव हो रहा है, पूरा क्षेत्र ग्रामीण से नगरीय परिवेश में बदल रहा है। समझ में आया? मतलब पूरा जो रीजन है वो रूरल से अब क्या हो रहा है? अर्बन, ग्रामीण से नगरीय परिवेश में बदल रहा है, रूरल से अर्बन में बदल रहा है। ऐसे क्षेत्र को क्या बोलते हैं? संक्रमणशील या ट्रांजिशनल।
क्लियर है कि नहीं है? तो जो ट्रांजिशनल एरियाज हैं, संक्रमणशील क्षेत्र हैं, जो कि तेजी से ग्रामीण से नगरीय परिवेश में बदल रहे हैं, विच आर रैपिडली चेंजिंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन लाइफ, एंड देयर पॉपुलेशन इज बिटवीन 5K to 20K, और उनकी जनसंख्या 5,000 से 20,000 के बीच है, वहां बनते हैं नगर पंचायत। क्या बनते हैं? नगर पंचायत। हमारे स्टेट में 124 है। तो फिर से समअप करता हूं, बड़े अर्बन एरियाज, बृहत्तर नगरीय क्षेत्र, 1 लाख पॉपुलेशन, नगर निगम कितना? 14। पूरा बोलते हैं इसको नगर पालिक निगम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। फिर उसके बाद है नगर पालिका, म्युनिसिपल काउंसिल। ये बनते हैं छोटे नगरीय क्षेत्रों में, लघुत्तर नगरीय क्षेत्रों में, स्मॉलर अर्बन एरियाज में। जनसंख्या होनी चाहिए 20,000 से 1 लाख। डन। 54 हैं। और नगर पंचायत तो ट्रांजिशनल एरियाज में, संक्रमणशील क्षेत्र में, जो तेजी से ग्रामीण से नगरीय परिवेश में बदल रहे हैं, रूरल से अर्बन लाइफ में चेंज हो रहे हैं, पॉपुलेशन 5K से 20K के बीच में, वहां बनेगा नगर पंचायत। करेंटली नगर पंचायत कितने? 124। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ कि ना? तो ये हमारे स्टेट में क्या था? लोकल सेल्फ गवर्नेंस। समझ गए? म्युनिसिपैलिटीज तीनों को मिलाकर बोलते हैं। समझ में आया? म्युनिसिपैलिटीज बोलेंगे तीनों को मिला के। ठीक है? आगे बढ़े। एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट आज और देख लेते हैं। ठीक है, आज खाली एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ही यूनिट चल रहा है, बट इन सबको जानना जरूरी है, पता है, ताकि कल को आपके सामने कोई जिला पंचायत बोले तो आप एक पीएससी के एस्पिरेंट हो, पता तो हो क्या जिला पंचायत होता है। समझ रहे हैं? कोई नगर पंचायत बोले तो पता तो हो क्या नगर पंचायत होता है। क्लियर? फाइनली लास्ट हम लोग देखते हैं विकास खंड या ब्लॉक्स। लास्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, प्रशासनिक इकाई क्या है? विकास खंड या ब्लॉक। क्या है बात समझ में आई? आगे बताऊं? चलिए अब देखिए। हाँ, हमारे राज्य में विकासात्मक जो कार्यक्रम है, मतलब डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स हैं, इनका करना है संचालन। क्या करना है? इनका संचालन। ठीक है? इनको एग्जीक्यूट करना है ताकि विकास हो। विकासात्मक कार्यक्रम, डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स, इनको हमारे यहां क्या करना है? संचालित करना है, एग्जीक्यूट करना है। इसके लिए हमें छोटी छोटी क्या चाहिए? इकाई चाहिए। छोटी छोटी क्या चाहिए? इकाई या यूनिट्स। छोटी छोटी इकाई चाहिए, छोटी छोटी यूनिट्स चाहिए, और यही इकाई, यही यूनिट क्या कहलाती है? विकास खंड या ब्लॉक्स। समझे? तो विकास खंड या ब्लॉक क्या है? तो यह भी छोटी प्रशासनिक इकाई है, बट इसे क्यों बनाया गया है? विकासात्मक कार्यक्रमों को चलाने के लिए, डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स को क्या करने के लिए? एग्जीक्यूट करने के लिए। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। हम अपना ना एक स्टेट का मैप बना लेते हैं। ठीक है? ये अपना छत्तीसगढ़ है। क्लैरिटी? अब मैं आपको उठ के बोलूं कि हमें यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना, कौन सी योजना चला रही है? प्रधानमंत्री
मंत्री आवास योजना, PMAY, ग्रामीण या रूरल, इसको हमको चलाना है। समझ में आया? कहां चलाओगे? इतना बड़ा छत्तीसगढ़ देखोगे, दिमागी काम नहीं करेगा। यहां चला दें कि यहां चला दें कि यहां चला दें, यहां चला दें, कहां चला दें? हाँ कि ना? ठीक बोल रहा हूं कि नहीं? दिमागी काम नहीं करेगा। तो बेटर क्या तरीका है? एक काम करो, छत्तीसगढ़ को छोटे टुकड़ों में तोड़ दो। छत्तीसगढ़ को क्या करो? छोटे टुकड़ों में तोड़ दो, ऐसे। देन ना आप देख लो कि कहां जरूरत है। यहां जरूरत है, चला दो। जहां जरूरत है वहां चला दो। क्लियर है? तो आपने क्या किया? इस विकासात्मक कार्यक्रम, डेवलपमेंटल प्रोग्राम को चलाने के लिए छत्तीसगढ़ के छोटे टुकड़ों में छत्तीसगढ़ को तोड़ दिया। हाँ कि ना? यही टुकड़े कहलाते हैं ब्लॉक्स। क्लियर है? तो असल में क्या किया गया है? छत्तीसगढ़ को छोटे टुकड़ों में तोड़ा गया है, जिनको ब्लॉक्स बोलते हैं। ब्लॉक्स का एक ही फंक्शन है, दूसरा कोई फंक्शन नहीं है। इनके माध्यम से सिर्फ और सिर्फ विकासात्मक कार्यक्रम चलेगा, डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट किया जाएगा, बाकी दूसरा कोई काम नहीं होगा। समझ में आया? ऐसा नहीं है कि यहां पे जमीन का नक्शा होगा तो आप जमीन खरीदोगे तो विकास खंड जाओगे, कुछ नहीं, कोई काम नहीं होगा। सिर्फ एक काम होगा, कौन सा? विकासात्मक कार्यक्रम को लागू किया जाएगा, डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर है? तो छत्तीसगढ़ को छोटे टुकड़ों में तोड़े, इन्हीं टुकड़ों को बोले ब्लॉक्स या विकासखंड। इन टुकड़ों का ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है? तो विकासात्मक कार्यक्रम, डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स को इनके माध्यम से चलाया जाएगा। क्लियर है? ये टुकड़े कहलाते हैं विकासखंड या ब्लॉक। ब्लॉक्स का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, यहां पर क्या होगा? डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स को लागू किया जाएगा। ठीक है? ऐसे हमारे यहां विकास खंडों की संख्या 146। कितने हैं ब्लॉक्स? 146। क्लैरिटी? हाँ कि ना? समझ में आया? विकास खंड ऑनलाइन बताओ, विकास खंड ब्लॉक समझ में आया कि नहीं आया? ये सब जो यूनिट्स हैं, इसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि डेली बेसिस में हमको ये सुनने को मिलते हैं कि फलाना डिस्ट्रिक्ट में ऐसा हो गया, फलाना डिवीजन में ये हो गया, इस तहसील में ये हो गया, इन विकास खंडों में ऐसा हो गया। आता है कि नहीं ये सब न्यूज़पेपर में या बातों में सुनने में? तो वी नीड टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि ये सारे जो यूनिट्स हैं ये क्या है, क्यों है, किस लिए हैं। डन? सो विद दिस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स वाला भी सेक्शन क्या हो गया? फिनिश, खत्म। ठीक है? अब जनरल इंट्रोडक्शन में एक पॉइंट बचा है, वो है इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स ऑफ छत्तीसगढ़। क्लियर है? तो इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स, ट्रिक्स टू मेमोराइज टुडेज टॉपिक। देखो, अगर आज आप ध्यान दोगे तो वी हैव नॉट स्टडीड मच, कुछ हमने ज्यादा पढ़ा नहीं है। देयर आर वेरी लिमिटेड फैक्ट्स, अंडरस्टैंडिंग और एक्सप्लेनेशन ज्यादा है। एक तो क्या पढ़े हो? स्टेट एम्बलम 4/9/2001। ठीक है? एक बढ़िया सा टेबल बनाना, एलिमेंट, कलर, मीनिंग, चिन्ह, रंग, क्या उसका उद्देश्य है या क्या दर्शाता है, ये टेबल बनाना, ये याद हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट, स्टेट सॉन्ग। इसमें से जो मेन फैक्ट याद रखना है, किसने बनाया, कब डिक्लेयर हुआ। ठीक है? बाकी एक्स्ट्रा याद रख लो तो बेटर है। और उसके बाद ये तो सिर्फ नंबर्स हैं। ठीक है? तो ये आपको बना के
देखा है आपने डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट 5 और 33 वाला, ये याद होगा आपको, ठीक है। 2 नंबर बस याद, 3 नंबर याद करना है, 122, 251 और 20126। लोकल सेल्फ गवर्नेंस तीनों लेवल पे बता दिया है, विद एक्सप्लेनेशन दे दिया है। नंबर्स बस याद करना, एक्सप्लेनेशन कभी कोई नहीं पूछेगा। एक्सप्लेनेशन इसलिए दिया है ताकि आपको समझ में आए क्या कहानी है, ठीक है। सेम मैनर, इसको याद नहीं रखना है, सिर्फ ये नंबर्स याद रखने हैं। ब्लॉक्स का डेफिनेशन याद नहीं रखना है, सिर्फ नंबर्स। तो ध्यान से अगर देखोगे और बनाओगे ना, तो एक पेज का नोट्स बनेगा, उससे ज्यादा नहीं बनेगा, ठीक। एक पर्सनल आपको मैं टिप देता हूं छत्तीसगढ़ के लिए। छत्तीसगढ़ को याद रखने का सिर्फ एक तरीका है, दैट इज रिविजन। दैट इज रिविजन। अगर कोई आपको यह बोलता है कि हम छत्तीसगढ़ को ट्रिक बना के याद कर सकते हैं, तो आपके साथ खेल कर रहा है। क्यों खेल कर रहा है पता है? क्योंकि आप याद नहीं रख सकते ट्रिक। ऑल इन ऑल छत्तीसगढ़ इज अ ह्यूज सब्जेक्ट, बहुत बड़ा है, बहुत फैक्ट आएंगे, समझ में आया? आप ट्रिक बनाओगे तो इतने ट्रिक हो जाएंगे कि फिर ट्रिक को याद करने के लिए ट्रिक बनाना पड़ जाएगा। तो छत्तीसगढ़ को याद रखने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो क्या है? रिवीजन। क्लियर है? आप जितने भी घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, लेट अस से आपने डिसाइड किया कि सर मैं कोचिंग के बाद 6 आवर्स की पढ़ाई करूंगी। कितने आवर्स की? 6 आवर्स, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं। तो यू बेटर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में? 3। 1 घंटा, 2.5 घंटा, 2.5 घंटा। पहला 2.5 घंटा मैथ्स के लिए, दूसरा 2.5 घंटा छत्तीसगढ़ के लिए, और एक सेपरेट स्लॉट होना चाहिए किसका? रिवीजन का। क्लैरिटी? हाउ डज इट एक्चुअली वर्क? तो मैं आपको डे वाइज बताता हूं। जैसे मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, ये फ्राइडे है, और ये सैटरडे। 6 दिन हुआ, हाँ कि ना? आपको क्या करना है, ये जो 6 घंटे है ना, इसको आपको 2 स्लॉट या 3 स्लॉट में बनाना है। कितने स्लॉट में? 2 स्लॉट या 3 स्लॉट। तो लेटस से आपने 3 स्लॉट कर लिया। कितने स्लॉट? 3 स्लॉट। एक स्लॉट छत्तीसगढ़, एक स्लॉट मैथ्स, और एक स्लॉट रिवीजन, हाँ कि ना? तो आप क्या करिए, लेटस से 2.5 घंटा सीजी पढ़े, 2.5 घंटा क्या पढ़े? मैथ्स, और 1 घंटा रिवीजन। मंडे चलने दो, फिर क्या करो? ट्यूसडे भी चलने दो। समझ रहे हैं? फिर वेंसडे को क्या करो, इसे 1 घंटा सीजी, 1 घंटा मैथ्स करो, और 4 घंटा ये पूरा 3 दिन का रिवीजन डबल करो। समझ में आया? फिर उसके बाद थर्सडे फिर 2.5 घंटा सीजी, 2.5 घंटा मैथ्स, 1 घंटा रिवीजन। फ्राइडे 2.5 घंटा मैथ्स, 2.5 घंटा सीजी, 2.5 घंटा, और सॉरी 1 घंटा रिवीजन। फिर सैटरडे आया, 1 आवर मैथ्स, 1 आवर सीजी, 4 आवर्स रिवीजन। क्लैरिटी? मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आप लोग संडे नहीं पढ़ोगे, बट आपको ऐसा नहीं करना है। संडे आपके लिए क्या रहना चाहिए? ऑल्टरनेट। मतलब हर सेकेंड संडे आप छुट्टी लो पढ़ाई से, मतलब 15 दिन में एक ब्रेक। 15 दिन में एक ब्रेक। हर हफ्ता ब्रेक लेना ठीक नहीं है, हर हफ्ता ब्रेक लेना ठीक नहीं है। तो अगर आप संडे भी पढ़ाई कर रहे हैं उस हफ्ता, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में यह होगा कि सैटरडे आप 2.5 घंटा और 1 घंटा कंटिन्यू करना, और संडे को फिर 1 घंटा, 1 घंटा और 4 घंटा रिवीजन। तो मैंने 2 तरीके बताए। अगर उस हफ्ता सैटरडे तक पढ़ाई कर रहे हो, तो रिवीजन मैक्सिमाइज सैटरडे को होगा,
और उस हफ्ता अगर आप संडे कर रहे हो पढ़ाई तो रिवीजन मैक्सिमाइज कब होगा? संडे। इसका मतलब हफ्ते में 2 दिन ऐसा होना चाहिए जिस दिन रिवीजन का स्लॉट बढ़ेगा और रेगुलर स्टडी का स्लॉट सिर्फ इतना रहेगा कि उस दिन का कवर कर लो, और बाकी 4 दिन या 5 दिन ऐसे रहेंगे जिसमें रेगुलर स्टडी का स्लॉट ज्यादा रहेगा, रिवीजन का स्लॉट कम रहेगा। तो ऐसा जगलिंग कर करके आपको करना रहेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सको, चीजों को मेमोराइज। बट मैं बताऊं, जो प्लानिंग होती है ना, ये बड़ी डायनेमिक नेचर की होती है, मतलब प्लानिंग रोज बदल सकती है। और दूसरा, हर एक प्लान हर एक व्यक्ति के लिए फीजिबल भी नहीं होता। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर मेरे लिए ये फीजिबल है तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि ये आपके लिए फीजिबल ना हो। क्लियर है? तो जब आप इसको करोगे 1 वीक, तब आपको समझ में आएगा कि आप कहां पे लैग कर रहे हो, तब उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है? मेरा नंबर सबके पास है, नहीं है तो लिख देता हूं। मेरे को कांटेक्ट करना, मेरे को बताना कि सर मैं करके देखी 1 हफ्ता, मेरे को ये दिक्कत आ रहा है तो मैं कैसे मॉडिफाई करूं, तो उसको मॉडिफाई कर लेंगे। बट 1 वीक करके देखो, जब करोगे तो गलती पता चलेगा, दिक्कत पता चलेगा। एनीथिंग एल्स मुस्कान, बताइए। ठीक है, तो आई होप दिस इज डन। एक बार करके देखो एंड देन विल सी क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, चलो, तो आज ऑलरेडी 10:27 हो गया है, तो लेट अस फिनिश दिस राइट हियर, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चीजों को आगे कल लेकर चलेंगे। ठीक है, ऑनलाइन क्लास बंद कर रहा हूं मैं।